हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की जांच करेंगे। आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इंटीग्रल है और ये आसानी से समझ में आ रहा है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, कौन से काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल है? तो आप सभी देखिए कि यहाँ पे आपको लिमिट पे यहाँ पे अनंत नजर आ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है वो कहीं पर भी अनबाउंडेड नहीं है, अर्थात कहीं पर भी ये इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं रखता है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो फर्स्ट काइंड वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, आप चाहे तो जीरो पे चेक करके देख सकते हैं कि ये फंक्शन का बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो आप जीरो रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर पे कहीं कुछ खतरा हो जाए, कुछ भी नहीं है। मतलब बढ़िया, वो जीरो पे भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, आप रख के देख सकते हैं। एक्स का मान अगर आप जीरो रखेंगे तो साइन जीरो का मान जीरो, नीचे वन, कॉस जीरो का मान वन, ई की घात जीरो का मान वन, तो जीरो बटे तीन है, जीरो मिल रहा है। मतलब एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। तो जीरो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट नहीं है, जीरो यहाँ पे समस्यात्मक बिंदु नहीं है। अनंत एक समस्यात्मक बिंदु है। ठीक है, और इसलिए ये फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि लिमिट में अनंत नजर आ रहा है, परंतु ये जो हमारा फंक्शन है, जो इंटीग्रेंड है, जिसका कि इंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। और हमें ये सोचना होगा कि हम इसके कन्वर्जेंस की जांच करने के लिए कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, कौन से नियम का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, आपने कंपैरिजन टेस्ट भी पढ़ा हुआ है, तमाम प्रकार के टेस्ट आपने पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। शुरू से लेकर के शुरुआत करते हुए सारे वीडियोस आप लाइन से देखते जाइएगा। एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट को बहुत बारीकी के साथ समझाया गया है दोस्तों। ठीक है, लेक्चर क्रमांक वाइज सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट की मदद से इस इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की जांच करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स प्लस ई की घात एक्स को हम लिख सकते हैं क्या लेस नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स प्लस ई की घात एक्स? अब आप कहेंगे सर इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण ये है कि भाई साइन एक्स का मान जो है हमेशा लेस नॉट इक्वल्स टू वन होता है। वन से ज्यादा कभी हो नहीं सकता इसका मान, है ना भाई। वन से छोटा है, वन से बराबर हो सकता है ना भाई, वन से छोटा है बराबर, साइन एक्स इज लेस नॉट इक्वल्स टू वन। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखो नीचे में मैंने कुछ भी बदलाव नहीं किया है, मैंने केवल इसको देखते हुए हम इसको पूरे को, इस पूरे को लेस नॉट इक्वल्स टू इतना लिख सकते हैं। साथ ही साथ क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इतना लेस नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन ई की घात एक्स, क्या ऐसा हम कर सकते हैं क्या? देखिए तो इतना लेस नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन ई की घात एक्स। अब आप कहेंगे सर इन दोनों को आपने कहाँ गायब कर दिया? दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर वन तो चलो एक फिक्स संख्या है, और साथ में कौन है, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स के न्यूनतम और अधिकतम मानों के बारे में सोच कर देखिए, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे रख के सोच के देखिए। तो कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। अगर मैं माइनस वन यहाँ पे सोच कर देखूं तो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल ई की घात एक्स, यानी कि वन अपॉन ई की घात एक्स। और इधर भी कौन लिखा, वन अपॉन ई की घात एक्स, मतलब उस केस में ये इसके बराबर रहेगा। अगर आप cos x के कोई दूसरे वैल्यू सोच के देखते हैं, मान लो अधिकतम मान अगर सोच के देखते हैं, तो cos x का अधिकतम मान क्या होगा, वन। तो वन और वन कितना हो जाएगा, टू। तो अब आप खुद सोचो, एक तरफ आपके पास लिखा है वन अपॉन टू प्लस ई की घात एक्स, और दूसरी तरफ आपके पास लिखा है वन अपॉन ई की घात एक्स। cos x की अगर अधिकतम वैल्यू को आप यहाँ पे रख के अगर सोच रहे हो, अर्थात cos x की अधिकतम वैल्यू क्या होती है, वन। तो अगर आप वन यहाँ पे रख के सोच रहे हो तो वन प्लस वन प्लस ई की घात एक्स। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा? ऑब्वियस सी बात है कि ये हमेशा बड़ा होगा इससे, है ना भाई। क्योंकि आप देखो, आप खुद सोचो, यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे आपके पास लिखे एक बटे सात और एक बटे पांच। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? तो आप यार सर बटे वाला जिसमें बड़ा होता है असल में वो संख्या छोटा होता है, क्योंकि ऊपर में देखो सेम सेम है। तो ऐसी स्थिति में अगर अंश समान हो तो जहां हर छोटा वो भिन्न बड़ा, इस तरीके से, है ना भैया। एग्जाम्पल के लिए अब देखो, सात को आप दो प्लस पांच के रूप में सोचो, और एक तरफ एक बटे पांच, तो ऑब्वियस सी बात है, तो वही वाला हिसाब यहाँ पे है। इसका हर बड़ा है क्योंकि टू यहाँ एक्स्ट्रा है, टू ज्यादा है, उसका हर छोटा है तो वो बड़ा होगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं।
यानी दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इतना। तो आप कुल मिला के देखो इस पूरे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू इतना और इतना लेस देन इक्वल टू इतना, यानी कि इतना लेस देन इक्वल टू इतना। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। अब इसके बारे में हिसाब किताब कर लेते हैं, इसके बारे में पता कर लेते हैं कि इन लिमिट्स को लगाने पर इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। तो 1/e⁻x 0 से अनंत, ठीक है, इसके बारे में विचार कर लेते हैं अपन। इतने का क्या होता है इसका मान अपन देख लेते हैं, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है अपन चेक कर लेते हैं। दोस्तों डेफिनेशन के अनुसार हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट अनंत है यहाँ पे, है ना भाई। तो t टेंस टू अनंत करके यहाँ पे लिमिट लगाएंगे और इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे 0 से t, इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/e⁻x हो जाएगा e⁻x dx। अब आप समाकलन कीजिए, लिमिट लगाइए, पहले समाकलन वाला लिमिट लगाएंगे अपर माइनस लोअर करके, फिर इसको उस पर अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों बताइए। तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e⁻x का समाकलन माइनस e⁻x, ठीक है। लिमिट लगा दो 0 से t, ये होगा लिमिट t टेंस टू अनंत माइनस e⁻t, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि, है ना भाई, फिर e⁻0 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास क्या मिलेगा दोस्तों। अच्छा, t टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जब अनंत रखोगे तो e⁻ अनंत का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा और इधर तो t है ही नहीं। तो कुल मिला के आपके पास e⁻0 यानी कि कितना बचेगा 1, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है। फाइनाइट मतलब इसका लिमिट, ये जो लिमिट आप निकाले वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये इंटीग्रल क्या है, ये इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है। और इससे भी छोटा या बराबर ये है, ये तो इससे भी छोटा या बराबर है। और जब इस फंक्शन को अपन ये लिमिट्स 0 से अनंत लगा करके जब उसका इंटीग्रल निकाले हैं तो वो एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। मतलब ये इंटीग्रल क्या हो गया, कन्वर्जेंट है, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू अपने को फाइनाइट क्वांटिटी मिल रहा है, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट है और इसलिए ये वाले फंक्शन का जो इंटीग्रल है, यानी कि ये वाला गिवन इंटीग्रल, वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये तो लेस देन और इक्वल्स टू 1/e⁻x और 1/e⁻x वाला इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू फाइनाइट मिलती है, इसलिए ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कहां से, कंपैरिजन टेस्ट से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ये सवाल बनाना है। अगर परीक्षा में आएगा तो बहुत ही सिंपल सरल है। जो बातें इस सवाल को बनाने के दौरान कही गई हैं वो आपको पूरा लिखना है। तो सिस्टमेटिक जब आप लिखेंगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से सवालों को आप प्रैक्टिस करते जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।